सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहरा और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम अपने खास कार्यक्रम में दिखाएंगे देश दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरें, साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से भी जुड़ी हुई कुछ कहानियां। हेडलाइंस पे नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का सुभाषितम। नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो, प्रमादः सुमहानहो। तो इसका अर्थ है कि सभी रत्न या फिर सारी संपत्ति दे देने पर भी जीवन का एक क्षण तक हमें वापस नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के इन अमूल्य क्षणों को निरर्थक खर्च करने वाला व्यक्ति सच में बहुत बड़ी गलती कर सकता है। बिल्कुल, तो ये था सुभाषितम का अर्थ। और आज के सुभाषितम के बाद अब नजर डालते हैं सबसे पहले सुबह की हेडलाइंस। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल के बाद गतिविधियां हुई तेज। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सभी दल प्रचार में जुटे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर। आदिलाबाद में जनगर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दौरे पर आई तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 को करेंगे संबोधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। खेल की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से आज करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और खास खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि 5 राज्यों में मतदान तिथि की घोषणा के बाद अब चुनावी गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई हैं। और इसी बीच भाजपा ने कल मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान में 7 सांसदों को चुनावी मैदान में इस बार उतारा गया है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश समेत कुछ 3 राज्यों में सूची जारी कर संकेत दिया है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है।
जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इससे पहले जारी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। भाजपा इससे पहले कई और नाम भी घोषित कर चुकी है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, नरेंद्र कुमार मंडावा भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से, देवजी पटेल सांचौर से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जारी सूची में पूर्व मंत्री व मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू व दयाल दास बघेल को मौका दिया गया है। भाजपा की ओर से जारी इस सूची के मुताबिक इस बार पार्टी ने सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें सरगुजा से सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं गोमती साय को पत्थल गांव से मौका दिया गया। इसके अलावा अरुणराव लोरमी विधानसभा से मैदान में होंगे। इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। तो इसी चुनाव की खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। जयपुर से मुरारी गुप्ता, भोपाल से अजीत द्विवेदी और रायपुर से मनोज सोनवने हमारे साथ हैं। आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले हम मुरारी आपके ही पास आना चाहेंगे। देखिए, चुनावी शंखनाद हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जनाधार को साधने में लगी हुई हैं और ऐसे में भाजपा ने जिस तरह से अपनी सूची जारी की है वो तमाम समीकरणों को एक तरह से साधने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल कृतिका, कल चुनाव आचार संहिता लागू हुई, उसके लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पहली सूची के माध्यम से मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले कई 1-1.5 महीने से लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी पहली सूची जारी हो, लेकिन अभी तक उनकी पहली सूची जारी नहीं हुई है। तो इस पहली सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ली है। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरह की पहली सूची कल भारतीय जनता पार्टी की आई है, जिसमें 7 सांसदों को उन्होंने पहली बार सीधे मैदान में उतारा, इसमें 6 लोकसभा के सांसद हैं और एक राज्यसभा से दिग्गज सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो पूर्वी राजस्थान में जो एसटी समुदाय है उसके बीच में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं, उनको सवाई माधोपुर सीट से उन्होंने उतारा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जीतने के लिए, ये विधानसभा जीतने के लिए पूरी तरह एकजुट है, क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ 1.5 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से रह गई थी। तो इस लिहाज से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर हम कल की जो सूची है उसकी अगर बात करें कृतिका, तो 41 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें 39 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और इसमें 29 लोगों को उन्होंने नए कह सकते हैं टिकट बदला है। 8 निर्दलीय को भी उन्होंने टिकट दिया है, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है उसको भी टिकट दिया है। तो कुल मिला के जीतने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में काम कर रही है और इसके लिए सभी तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले दिनों में संभव है कि कुछ और केंद्रीय मंत्रियों को भी राजस्थान में विधानसभा
चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। जी बिल्कुल। चलिए मुरारी, आप लगातार अपने इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ में और भी टीम इस वक्त जुड़ी हुई है। अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से। अजीत, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्योंकि बीते 5 साल में वहां की जनता ने 2 सरकारों को देखा है 5 साल के अंदर ही, तो इस बार का चुनाव बेहद ही खास और बेहद ही अहम ऐसे में हो जाता है, तो क्या माहौल अभी इस वक्त? तो देखिए, माहौल तो यहाँ मध्य प्रदेश में कई महीने पहले से पूरा चुनावी हो चुका है और दोनों ही दो मुख्य दल है यहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस, वो लगातार चुनावी मोड में है, लगातार प्रचार मोड में है। और मध्य प्रदेश में इस समय देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पर योजनाओं की और सौगातों की बहार आई हुई थी और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने थोड़ी सी बढ़त बढ़ाई है, क्योंकि मानसिक रूप से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने चौथी लिस्ट कल जारी कर दी है 57 नामों की, और अभी तक कांग्रेस की जो है वो पहली सूची भी जारी नहीं हो पाई है। तो बीजेपी ने करीब 3-4 सूची जारी कर दी है, पहले 39 नामों की, फिर 39 नामों की, फिर एक सिंगल नाम की और कल 57 नाम की। तो बीजेपी हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से आगे दिख रही है, लेकिन कांग्रेस में एक दबाव जरूर महसूस किया जा रहा है, जो कांग्रेस अभी तक जो है वह कोई भी सूची जारी नहीं कर पाई है। बीएसपी ने भी कल देर रात को 29 नामों की सूची अपनी जारी कर दी है। साथ ही कई जो छोटे दल हैं यहाँ पर जो कि इस चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने पहली सूची जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी सूची ना आना एक अचंभे की बात है, और जब कल चुनाव की घोषणा हो गई है उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कल ही कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई भी सूची जारी नहीं की है, जो कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी तक समन्वय नहीं बन पा रहा है। क्योंकि इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो कई गुटों में, ध्रुवों में बटी हुई है, और उस कारण से सभी को सामंजस्य बनाने में जो यहाँ पर नेतृत्व है, यहाँ पर पार्टी नेतृत्व है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है यहाँ पर, और जो हाई कमान है उनको काफी समस्या यहाँ पर आ रही है। देखिए, 57 नाम जो कल बीजेपी ने घोषित किए हैं उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें अधिकांश जो नाम है वो सिटिंग एमएलए या मंत्री ही है, और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी इस लिस्ट में, क्योंकि अधिकांश जो काफी मजबूती से जो पिछले कुछ चुनाव से जीतते आ रहे हैं उसमें अधिकांश नाम है, जिसमें कि देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जो है बुधनी से आया है एक बार फिर से, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और कई बार वो इस तरीके से जनता से पूछ भी चुके थे। लेकिन कल जब सूची जारी हुई तो उनका नाम उसमें प्रमुखता से सामने आया। साथ ही केंद्रीय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनको दतिया से टिकट दिया गया है। साथ ही भोपाल की जो है 7 में से 6 विधानसभा सीटों के नाम जो है कल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें घोषित हो चुके हैं। सिर्फ एक सीट जो है भोपाल की बची है, जिसका कि अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। तो बीजेपी ने कोशिश की है कि जो प्रमुख सीटें हैं, पहले केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों के नाम जारी करके अपनी लिस्ट में चौंका दिया सभी को, और इस बार जो लिस्ट आई तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद बहुत ज्यादा टिकट काटे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 57 नामों में अधिकांश जो सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं और दिग्गज हैं जो कि चुनाव में उतर रहे हैं और जिनका कि अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव है। तो बीजेपी लगातार देखिए चौंका रही है लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी और कांग्रेस को भी। तो कांग्रेस लगातार नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से वो अपनी पहली लिस्ट जारी करने की रणनीति ही बना रही है, लेकिन बीजेपी लगातार एक के बाद एक चौथी लिस्ट अभी तक अपनी जो सूची है वो जारी कर चुकी है, और बीजेपी ने करीब 230 में से आधे से ज्यादा जो विधानसभाओं के उम्मीदवार है वो अभी तक घोषित कर चुकी है। और जो बीजेपी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में देखा जाए तो कांग्रेस सूची जारी करने में बहुत पीछे अजीत अभी तक नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने नामों का ऐलान कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, वहीं कांग्रेस की तरफ से एक सूची तक अभी तक सामने नहीं है। चलिए अजीत, आप बने रहिए और बाकी टीम भी, आप लोग भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस बुलेटिन में जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। हम आपको बता रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मौजूद हमारे संवाददाता रायपुर में मौजूद हैं मनोज सोनोने। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सूची जारी हो चुकी है, क्या कुछ बन रहे हैं सियासी समीकरण और क्या है राज्य में जमीनी मुद्दे? जैसे आपको सभी को पता है कि आने वाले समय में दशहरा और दिवाली का त्यौहार आने वाला है। इसी त्यौहार के बीच लोकतंत्र के इस महापर्व चुनावी कल जो जाहिर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने 64 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अगर इस सूची को देखा जाए तो उसमें 11 विधायक और 3 सांसदों को, जो मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी इस मैदान में, चुनावी मैदान में विधानसभा के उतारा गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी राजनांदगांव से टिकट दिया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भी उतारा गया है। इस 64 सूची में 2 पूर्व आईएएस अधिकारी को भी उनका भी नाम शामिल किया है, जो एक रायगढ़ से चुनाव लड़े गए। तो ये अगर देखा जाए तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का चयन किया है इस सूची में। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने आप को इस सत्ता में लाने का प्रयास किया जाए। अगर जातिगत समीकरण भी अगर देखे जाए कल की सूची में, तो उसमें भी आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी स्थान दिया गया है। और इसमें अनुसूचित जाति के 10 उम्मीदवार उतारे गए, जनजाति के 30 उम्मीदवार और ओबीसी के 31 प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगर आयु के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 वर्ष से कम के 34 युवा उम्मीदवारों को भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और अगर इस छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें आती है। अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास 14 मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ मुरारी भी बने हुए हैं राजस्थान से। मुरारी, अगर बात करें हम, वैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन इस बार पहली बार एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है इस चुनावी समर में। बिल्कुल, कई बार ओवैसी का जयपुर में कई दौरे हो चुके हैं चुनाव जी पिछले 2-3 साल में। पर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि वो ठीक है, एक माहौल वो जरूर बना सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जो राजस्थान अल्पसंख्यक है वो अपने वोट पहले से तय है वहीं देते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि ओवैसी बहुत कुछ इस विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे। हो सकता है कुछ वोट वो जरूर काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर उनका राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। अगर राजस्थान सूची की बात करें, फिर से एक अब जो 40 लोगों की सूची की बात करें अपन, तो महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 4 महिलाओं को इस बार मौका दिया है। और एक हाल ही में ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी में एक रिटायर्ड आईएएस है, उनको उन्होंने मौका दिया। तो कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने की पूरी समीकरण बनाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किए हैं। जहां तक आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ परंपरागत रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय वोट डालते हैं आमतौर पर, तो बहुत ज्यादा असर लगता नहीं है कि ओबीसी का राजस्थान में रहेगा। जी ठीक है मुरारी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ में अजीत भी बने हुए हैं लगातार मध्य प्रदेश के भोपाल से। अजीत, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार ऐसे कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में है, या जनता जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करती हुई नजर आएगी? अजीत जी। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चुनावी पारा गर्म था। यहाँ अगर बात करें तो देखिए, अभी जो आचार संहिता कल से लगी है,
कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो दिग्गज नेता हैं उनके दौरे लगातार मध्य प्रदेश में चल रहे थे। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश से निकाली, उसके जवाब में कांग्रेस ने यहां से जन आक्रोश यात्रा निकाली, जो कि अभी भी चल रही है। तो लगातार देखिए दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव जो है वो बहुत टक्कर का रहने वाला, क्योंकि पिछली बार देखिए सीटों का अंतर जो था वो बहुत कम था, जीत का अंतर बहुत कम था। बीजेपी को 109 सीट मिली थी, कांग्रेस को 114 सीट मिली थी। उसके बाद कांग्रेस ने 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार देखिए जिस तरीके से पिछली बार बहुत कम अंतर था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो था वो बीजेपी के पक्ष में था। बीजेपी को जो वोट मिले थे वो करीब कांग्रेस से 1 से 1.5% ज्यादा मिले थे। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि ऐसी स्थिति ना हो, इस बार बहुत पूर्ण बहुमत के साथ में और अच्छे मैंडेट के साथ में अपनी सरकार बनाए। उसके लिए बीजेपी ने बहुत लंबे समय से प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिए थे। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो हमेशा विकास की रही है, हमेशा विकास के मुद्दों पर यहाँ पर जनता वोट देती आई है। यहाँ पर जाति धर्म जात पात ऐसा कोई भी मुद्दा यहाँ पर प्रभावी कभी नहीं रहा है। लेकिन इस समय देखिए पिछली कुछ जो रैलियां हुई है मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें कांग्रेस लीडर्स की, अगर हम बात करें कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे से शिफ्ट होकर जातिगत जनगणना के को उन्होंने मुद्दा बनाया, उन्होंने तमाम ओबीसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो ये मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमेशा से जो है बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर ऐसे कोई सेंटिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पर हमेशा जो विकास का मुद्दा रहा है। 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी यहाँ पर, तो विकास के मुद्दे पर ही आई थी। लगातार जो चुनाव रहे हैं तो विकास और यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट है और उसी को लेकर बीजेपी लगातार यहाँ पर मुखर बनी हुई थी और लगातार काम कर रही थी। अभी भी जो है बीजेपी का जो मेन मुद्दा है वो पिछले 18 सालों में बीजेपी ने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इसी पर पूरा फोकस था और इसी पे को लेकर बीजेपी जो है लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए राजनीति लगातार बदल रही है, जो कि जिस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो भी यहाँ पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। उसने भी तमाम फ्री बीज की घोषणाएं की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर 5 सूत्रीय अपने घोषणाएं यहाँ पर बताई कि वो किस तरीके से तमाम जो है लाभ जो है वो जनता को देंगे और फ्री बीज लगातार यहाँ पर इस बार एक नए मुद्दे के रूप में आ गया है। हालांकि बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ मुद्दा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से ये फ्री बीज जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही है कि इसके माध्यम से जनता को लुभाया जाए। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा आगे आने वाले समय में। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी थोड़ी सी जमीन तलाशने की कोशिश जरूर करती नजर आएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। शैला, अगर देखा जाए तो कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जिनमें से 3 राज्य बेहद ही खास और अहम अपने आप में होते हैं। तो ऐसे में और मुख्य मुकाबला भी इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी। देखिए चुनावी समर में ऊंट किस करवट बैठता है तो आगे मतदाता ही इसको तय करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस चुनाव से जुड़ी हर खबर हम पल पल की आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी दल प्रचार अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का ये पहला तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी अब तक ढेर कर दिया है। वहीं एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर के मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडित स्वर्गीय संजय शर्मा की हत्या में भी शामिल था। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सलमान काजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ। सलमान जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि अभी क्या जमीनी स्थिति है और कब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, पूरी जानकारी क्या है? ये कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कि 44 RR और वहाँ पे लोकल पुलिस और CRPF ने वहाँ अलशीपुरा एरिया है शोपिया में जो साउथ कश्मीर है, वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन जारी किया था। वहाँ पे उस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन पे फायरिंग हुई है एक घर से, जहाँ पे इसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और ये एनकाउंटर थोड़ा चलता रहा। तो आज सुबह जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस की तरफ से कि इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जो कि LET से ताल्लुक रखते हैं दोनों। एक का नाम मोरिफत मकबूल है और दूसरे का नाम जाजिम फारूक है। पुलिस का ये भी कहना है कि जाजिम फारूक जो था ये मेन कल्प्रिट था। संजय शर्मा एक कश्मीरी पंडित थे जिनकी हत्या की गई थी, तो उसमें ये इनकी प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसके साथ अभी भी यहाँ पे जो अभी राइट नाउ जो है हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन है कि ये एनकाउंटर तो खैर अभी फायरिंग रुक गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस इलाके में अलशीपुरा में जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई और कुछ एक्टिविटीज हैं और साथ साथ में वो रिकवरी भी कर रहे हैं वहाँ पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान काजी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर का। आपको बता दें कि इटली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष गुइयो क्रोसेटो के साथ बैठक की है और इस बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी की ओर मजबूत होने की उम्मीद जताई है। और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन भारत के दौरे पर हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 के कार्यक्रम में भाग लेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता मेघना देवी इस वक्त जुड़ रही है। मेघना, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हुए हैं इस वक्त। जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आए थे, मेघना आवाज मिल पा रही है आपको? जी हमने कल देखा था कृतिका कि कल जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट्स आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति दोनों ने ही जो द्विपक्षीय वार्ता की थी उसमें ट्रेड बेशक
व्यापार एक बहुत अहम मुद्दा था। उसके अलावा भी कल जो विदेश मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता हुई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक बिजनेस और ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने की संभावना है और उसके ऊपर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तंजानिया के राष्ट्रपति जो हैं उनके साथ तकरीबन 100 लोगों का एक बिजनेस डेलीगेशन आया है और उसके साथ ही वो भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनसे मिल रही हैं। और केवल इस फोरम में ही नहीं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फोरम में ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी कई 1-on-1 मीटिंग्स भी प्लान की गई हैं जो जहां पर बिजनेस लीडर्स जो हैं वो तंजानिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे और किस तरीके से भारतीय कंपनियां भी वहां निवेश कर सकती हैं, उस ऑप्शन को भी और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। तो बिल्कुल ट्रेड को बढ़ाने के लिहाज से भी ये जो मुलाकात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और जिस तरह से हमने देखा मेघना कि कई समझौते भी हुए कल, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ट्रेड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कल हमने कुछ समझौते देखे थे, तकरीबन 6 समझौते हुए थे, जिनमें से कई बेशक बहुत अहम हैं। अगर हम देखें, स्पोर्ट्स में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकल करेंसीज में ट्रेड को और आगे बढ़ाया जाए। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो शिपिंग की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की बात हो, इन सभी चीजों पर जो दोनों ही देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किन विषयों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तंजानिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है भारत को, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं। भारत अगर अपने एक्सपोर्ट्स को देखता है तो फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इस तरीके के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भारत तंजानिया को एक्सपोर्ट करता है। और दोनों ही देश इस मामले में किन क्षेत्रों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये अहम होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और अहम बात है कि जो हॉस्पिटल टूरिज्म है, जो मेडिकल टूरिज्म है, उसके लिए तंजानिया और वहाँ के क्षेत्र से काफी सारे लोग भारत आते हैं। तो तंजानिया के राष्ट्रपति कई ऐसे लोगों से भी मिलने की संभावना है जिनका व्यापार जो हॉस्पिटल चेन्स में है, तो उनसे मिलकर ये इस बारे में बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल तंजानिया में खुल सके ताकि वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो सके इस हॉस्पिटल्स के खुलने का और स्वास्थ्य सुविधाओं का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ ही जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन तक एक बार फिर से आज की सुर्खियां पहुंचाते हैं। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल के बाद गतिविधियां हुई तेज। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सभी दल प्रचार में जुटे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दौरे पर आई तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 को करेंगे संबोधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा।
खेल की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से आज करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। और चलिए इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जाइए कहीं मत, क्योंकि साथ ही खबरें अभी नया सवेरा में और भी हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम अखबारों की सुर्खियों की, और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी संध्या के पास। बिल्कुल संध्या, गुड मॉर्निंग आपको। और आज क्या कुछ है दुनिया भर की खास खबरें और जो कि आज सुर्खियां बनी हुई अखबारों की? जी गुड मॉर्निंग। आज के अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। आगामी माह में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के कल चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके इन 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो वहीं दैनिक जागरण अखबार ने आज अपने राष्ट्रीय पृष्ठ पर इस खबर को उठाया है और बताया है कि राजस्थान में भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, यानी कि कल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सूची भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें राजस्थान में 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ 41 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की कल चौथी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची जारी की गई। इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो हरी भूमि ने अपने पहले पेज पर ली है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से जुड़ी हुई है। दरअसल कल राष्ट्रपति एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि जो कृषि खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो फसल को बोती हैं, फसल को काटती हैं, फसल का विपणन करती हैं, यानी कि खेत से लेकर के एक घर की थाली सजाने तक का काम एक महिला करती है। लेकिन उन महिलाओं के योगदान को उतनी महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात का भी इस दौरान उल्लेख किया कि अब बदलते हुए भारत में हम महिलाओं के सशक्तिकरण को देख रहे हैं, तो खेत से जुड़ी हुई, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके योगदान को भी सराहा जाना चाहिए। यहाँ बदलाव की आवश्यकता उन्होंने जताई। अगली खबर है, हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर ली है, जो कि P20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। आगामी दिनों में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को P20 शिखर सम्मेलन राजधानी के यशोभूमि में संपन्न होगा। आपको बता दें कि P20 ये संसदीय अध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन है और इसको लेकर के कार्यक्रम जारी किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया है। और अगली खबर की बात करें तो ये है राष्ट्रीय जनसत्ता अखबार ने इसे अपने राष्ट्रीय पेज पर लिया है, देश और व्यापार के पेज पर, जिसमें बताया है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर अब 6.6% पर आ गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है जिसके माध्यम से इस खबर को लिया गया है। अगली खबर नवभारत टाइम्स की है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसको लेकर के आज तमाम अखबारों ने आज अलग अलग पेज पर इसे आर्टिकल के माध्यम से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है कि सुने अपने दिल की बात, ज़रूरी है स्ट्रेस का इलाज, यानी कि अपने मानसिक तनाव को जो है उसको संतुलित करने की, उसे दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको एक तमाम आंकड़ों के साथ, एम्स के आंकड़ों के साथ इस खबर को, इस आर्टिकल को लिया गया है। बताया है कि इसमें 49% जो महिलाएं हैं वो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, 51% पुरुष हैं, 17% ऐसे लोग हैं जिनमें डिसऑर्डर की समस्या सामने आई है और 16% लोग ऐसे हैं जिनमें मूड डिसऑर्डर है। तो ऐसे तमाम आंकड़ों के साथ आज इस रिपोर्ट को लिया गया है और ये बताया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर कि लोग अपने तनाव को दूर रखें और अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। और चलते चलते पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने आज एक और कैप्शन के साथ और एक देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबर को लिया है, जिसमें बताया है कि अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में अब दर्शन शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक खबर है जो आम जनता से और देश दुनिया से सरोकार रखती है। ये है आज के अखबारों की वो तमाम बड़ी खबरें जो हेडलाइन के साथ ली गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला जो है वो नया सवेरा पे यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। और दुनिया भर की खास खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की। और ये संघर्ष इस जंग का आज चौथा दिन है। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, वहीं इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से ज्यादा हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर सीधा हमला किया। 7 हमास कमांड सेंटर और 1 जिहाद कमांड सेंटर भी बम बरसाए गए। इजराइल ने कई बहुमंजिला इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा पट्टी की पूर्ण नाकाबंदी की जा रही है। ये एक संकेत हो सकता है कि वो हमास द्वारा सप्ताहांत में किए गए विनाशकारी हमले के जवाब में जमीनी हमले की योजना बना सकता है। हमास द्वारा किए गए हमले ने इजराइल की अजेयता की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजराइल के 900 और हमास के 687 से ज्यादा लोग शामिल हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करके आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हमास के आतंकवादी कृत्यों का कोई समर्थन नहीं है। बयान में कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया, एक संगीत समारोह में शामिल 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी और बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अब बंधक बनाया हुआ है। बयान में कहा गया है कि उनके देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा के प्रयासों में इजराइल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने कहा है कि वे फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं, लेकिन हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी लोगों को आतंक और रक्तपात के अलावा कुछ और नहीं देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को सहायता रोकने की घोषणा की है। और चलिए अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार मानता हूं, कृतज्ञ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज कोची में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इनमें देश और विदेश से 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से आज आयोजित हो रहा है। व्यापार समझौते से व्यापार, निवेश को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहन मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की अनुमान है।
पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण भारत के रत्न और आभूषण निर्यात के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में भारत पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि इजराइल को सामान निर्यात करने में लागत बढ़ सकती है। इजराइल हमास युद्ध के फैलने से तेल की कीमतों में बढ़त हो सकती है। सितंबर में एक साल के उच्चतम स्तर $97 प्रति बैरल को छूने के बाद पिछले हफ्ते की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई थी। नया सवेरा में फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबरें देखते हैं खेल जगत से फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में विश्व चैंपियन इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। इंग्लिश टीम इस मैच में पहली जीत के इरादे से उतरेगी। पाकिस्तान के सामने होगी एक अन्य एशियाई टीम श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान ने जहां पहला मुकाबला जीता था, वहीं श्रीलंका को पहले मैच में हार मिली थी। विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। आज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 323 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 46.3 ओवर में 223 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। बुखार से उभर रहे शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की है। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं। शुभमन चेन्नई में ही रुकेंगे और मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। वो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाए थे। भारतीय क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के अपने दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई है। टीम इंडिया ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ आगाज किया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। रोहित शेट्टी ने अपनी सुपरहिट कॉप सीरीज की अगली फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को पहले शूट किया जा रहा है। फिल्म अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। Y+ सिक्योरिटी के अंतर्गत 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 पुलिसकर्मी वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने शादी के मौके पर लहंगे की जगह साड़ी पहनने के पीछे की वजह बताई है और कहा है कि वो साड़ी में खुद को बेहद आरामदायक महसूस करती हैं। उन्हें साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
तेलुगु अभिनेता नितिन की फिल्म एक्स्ट्रा अब 8 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन बने वकांथम वामसी द्वारा किया गया है। फिल्म प्यारी तारावाली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सत्य घटना पर आधारित ये म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। अभिनेता मम्मूटी और जिया की फिल्म यात्रा 2 का पहला लुक जारी हो गया है। फिल्म अगले साल 8 फरवरी को रिलीज होगी। रत्ना पाठक, दिया मिर्जा, फातिमा सना शेख और संजना संघी की फिल्म धक धक का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म इस शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। कहते हैं कि बच्चों में बचपन से ही जो आदतें लगाई जाती हैं वही आगे जाकर भविष्य में उनके व्यवहार और जीवन का स्वरूप बनती हैं। अच्छी आदतें उन बच्चों को एक बेहतर और सकारात्मक व्यक्ति बनने में मदद करती हैं। तो कुछ ऐसी ही पहल की है गुजरात के खेड़ा जिले की एक काजीपुरा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने। ये बच्चे एक अनोखे बैंक का संचालन कर रहे हैं जहां वो अपनी पॉकेट मनी से बचत कर अपने खातों में पैसे जमा करते हैं और किताबी ज्ञान के साथ साथ आर्थिक बचत की सीख भी लोगों को दे रहे हैं। ये है खेड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालय की काजीपुरा बैंक। इस बैंक को बच्चे चलाते हैं। यहाँ पर मैनेजर से लेकर खाता खोलने वाले तक सभी बच्चे ही हैं और ग्राहक बनकर खातों में पैसा जमा कराने वाले भी बच्चे ही। हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज ज़्यादा चल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ प्रवास पर्यटन चल रहे हैं, योगा कंपटीशन चल रही है। तो सभी के लिए वो हम पैसे मंगवाते हैं घर से, तो काफ़ी बच्चे वो पैसे ला नहीं पाते। तो हमने वो सोच के यहाँ विचार आया हमें और हमने तय किया कि हम यहाँ बैंक ऑफ काजीपुरा बनाए। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो बच्चे हैं वो बचपन से ही पैसे का मूल्य समझने लगे। इससे गांव के सरपंच सारे बच्चों के पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश हैं इससे। दरअसल स्कूल में आने वाले बच्चे पैसों के खर्च और उसकी बचत को समझ सकें, इसके लिए ये प्रयास किया गया है और अब ये इनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ के सेविंग अकाउंट में बच्चों द्वारा अपनी बचत के पैसों को जमा किया जाता है और जरूरत के अनुसार उन्हें निकालकर पुस्तकें खरीदने, बाल मेला और शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाता है। जो पैसे मुझे घर पे से मिलते हैं उन पैसों में से थोड़े पैसे मैं मेरी ज़रूरत की चीज़ों में यूज़ करती हूँ और थोड़े पैसे मैं बचत बैंक में जमा कराती हूँ। इस बचत बैंक से हम हमारे साला में से कोई प्रवास पर्यटन हो या हमारे साला में फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन पैसों में हम बचत बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं उन पैसों में से खरीद कर हम प्रवास पर्यटन और फूड फेस्टिवल में सेलिब्रेट में यूज़ कर सकते हैं। और हमारी पढ़ाई का कोई भी खर्च हो या हमें कोई पुस्तक लेनी हो या कोई पेंसिल जो हम रामायण में से ले सकते हैं। इस बैंक को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे चलाते हैं। यहाँ अब तक 242 बैंक खाते खुल चुके हैं और इस बैंक द्वारा बच्चों को वार्षिक 8% ब्याज विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। आज इस बैंक में पैसों की बचत करने वाले बच्चे अपने छोटे बड़े खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं हैं। ये बच्चे पैसों की कीमत और उसके उपयोग को समझने में सक्षम बन रहे हैं। हमने जो बैंक स्टार्ट किया है उसमें वो बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं और इस पैसों से वो बहुत सारी एक्टिविटी में अपने पैसा खर्च करके वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि प्रवास करना हो या फिर उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ें खरीदना हो, योगा में हम जो कॉस्ट्यूम बनवाते हैं उनके लिए उसमें पैसे खर्च करना हो। और इससे बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है और एक बच्चों का देख के दूसरे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बचत कर रहे हैं। शिक्षा केवल किताबी नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कामों की शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है।
ये मासूम बच्चे हमारे देश के वो युवा होंगे जो आगे चलकर कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर या कोई कर्मचारी। जीवन के उस पड़ाव में प्रकृति का दोहन किए बिना कैसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, ये बच्चे ना सिर्फ खुद सीख रहे हैं बल्कि औरों को भी सिखा रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के खेड़ा से विक्रम परमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं केरल में नौका दौड़ महोत्सव की सुंदर झलकियों के साथ। बिल्कुल, जिसमें केरल की जो समृद्ध परंपरा है और विविध संस्कृति की ये झलकियां पेश करती है। तो आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।